हाय फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्वतंत्रता के बाद देश में विकास के लिए जो प्लानिंग और डेवलपमेंट की शुरुआत हुई उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि विकास के रणनीति के तौर पे हम लोगों ने प्लानिंग को ही चुना और फिर प्लानिंग कमीशन क्या था और फिर किस प्रकार से विभिन्न योजनाओं का संचालन हुआ और अंततः जो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का अंत हो गया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पे एक नवीन संस्था के तौर पे नीति आयोग का उद्भव हुआ। तो हम बता दें सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मतलब योजना और विकास होता क्या है। तो यदि योजनाओं को परिभाषित किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि कुछ वांछित आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो सिस्टमेटिक रास्ता अपनाया जाता है उसे ही योजना कहते हैं। इसका मतलब है कि योजना का मतलब ही होता है कि योजना में कुछ लक्ष्य होते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो सुनियोजित और क्रमबद्ध तरीके से प्रयास किया जाता है इसी को योजना कहा जाता है। और हम बता दें कि जो वर्तमान दौर है ये लोक कल्याणकारी राज्य का दौर है, वेलफेयर स्टेट है और हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से एक वेलफेयर स्टेट का गठन किया। तो आज जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो केवल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या आर्थिक विकास की ही बात नहीं करते हैं बल्कि उसके साथ सामाजिक विकास अपने आप सन्निहित होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग देखा, सबसे पहले परिभाषित किया। अब हम बता दें कि ऐसा क्या कारण था कि स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे विकास की जो रणनीति होगी ये पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही चलेगी, मतलब विकास की रणनीति योजनाओं के माध्यम से होगी। इसके पीछे कारण क्या था? तो आपको कारण के तौर पर बता दें कि दुनिया में जो योजनाओं की शुरुआत थी सबसे पहली बार तत्कालीन यूएसएसआर के माध्यम से शुरू हुआ, मतलब यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ रसिया के माध्यम से शुरू हुआ। और स्वतंत्रता के पहले जो यूएसएसआर की नीतियां थी इस प्रकार की थी जिसका ये परिणाम था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जितने भी राष्ट्रवादी तत्व थी, धाराएं थी, चाहे वो नरमपंथी हो, चाहे गर्मपंथी हो, चाहे गांधीवादी हो या क्रांतिकारी, सबके मन में समाजवाद को लेके एक अद्भुत सी भावना थी और सारे लोगों का मानना ये था कि जिस प्रकार से समाजवादी रूस विकास की रणनीति बना रहा है तो स्वतंत्रता के बाद यही हमारे विकास की रणनीति होगी। इसका मतलब है कि रूस की नीतियों के प्रति एक प्रशंसा का भाव था, चाहे वो राष्ट्रवादी किसी भी विचारधारा से जुड़े हों। और दूसरी चीज ये थी कि जब 1929 में जब एक तरह से दुनिया में मंदी का दौर चल रहा था जिसको द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s या तीसा के महामंदी के रूप में जाना जाता है, जब दुनिया में महामंदी चल रहा था उस समय भी रूस अपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के माध्यम से काफी तीव्र गति से विकास कर रहा था। इस वजह से भी हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह विचार था कि निश्चित तौर पे स्वतंत्रता के बाद विकास की कोई रणनीति होगी तो वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही होगी। तो ये हम लोग देखा कि पंचवर्षीय योजना के अपनाने के पीछे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस प्रकार की बातें थी। अब पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास या योजना के इतिहास पे गौर करें तो जैसा कि हमें पता है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग था, प्रथम पंचवर्षीय योजना था, इसकी शुरुआत 1951 में हुआ। लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि भले ही प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरुआत हुई लेकिन उसकी पृष्ठभूमि तो काफी पहले ही बन गई थी। जैसे यदि पहली बार योजनाओं के बैकग्राउंड की बात किया जाए तो 1934 में इंडिया के फर्स्ट इंजीनियर डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने एक फेमस बुक लिखा था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, मतलब भारत का नियोजित आर्थिक विकास। और ये माना जाता है कि भारत में नियोजन के लिए जो पहला औपचारिक प्रयास किसी ने किया था तो वो एम विश्वेश्वरैया ने किया था। इसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया था जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, बशर्ते कि उस समय ब्रिटिश सरकार का कोई ऐसा उद्देश्य ही नहीं था कि योजनाओं के माध्यम से भारत का आर्थिक विकास हो। हाँ, लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है
कि अंततः स्वतंत्रता के बाद जो 1951 में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग की शुरुआत हुई, उसके पहले इन चीज़ों ने एक बैकग्राउंड का काम किया। उसी तरीके से 1944 में मुंबई के कुछ उद्योगपतियों ने मिलकर एक 15 वर्षीय नियोजन और विकास की रणनीति बनाया, जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से 1945 में जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के दायरे में हुआ करते थे, उस समय भी सरकार ने एक नियोजन विभाग का गठन किया था, लेकिन कहीं से भी उस ब्रिटिश सरकार का कहीं से भी उद्देश्य या इंटेंशन कहीं भी भारत का आर्थिक विकास नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों को लागू भी नहीं किया जा सकता था। उसी प्रकार 1944 में श्री मन नारायण ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया। 1945 में एम.एन. रॉय ने एक पीपुल्स प्लान दिया और उसी तरीके से 1950 में डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ने एक सर्वोदयी प्लान प्रस्तुत किया। तो कहने का मतलब ये है कि निश्चित तौर पे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग जो शुरुआत हुआ 1951 में, हाँ, लेकिन उसके लिए जो एक तरफ से बैकग्राउंड था, एक तरह से आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड था, विचारधारात्मक पृष्ठभूमि थी, इसका निर्माण काफ़ी पहले से हुआ। और अंततः 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो फिर योजनाओं के माध्यम से जो हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने विकास की रणनीति के बारे में सोचा था, अब उसको मूर्त रूप देने का दौर आ गया था। अंततः इसी बात को ध्यान में रख के 1950 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया 1950 में। और ये बता दें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया या योजना आयोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। हाँ, एक जगह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, नीति निर्देशक तत्व है, वहाँ पे एक जगह केवल नियोजन टर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो हम बता दें कि जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसका गठन 1950 में हुआ, इसका उल्लेख न तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में है और न पार्लियामेंट के किसी कानून से बना। इसका मतलब है कि जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, ये न तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और न ही किसी तरह के कानून से बनी है। हाँ, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका अर्थात सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का गठन 1950 में हुआ। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है, मतलब जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष के तौर पर काम करता था। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक पूर्णकालिक एक उपाध्यक्ष का पद होता है और जो उपाध्यक्ष होता है उसको भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर उसको दर्जा प्राप्त होता है। इसके अलावा उसमें कुछ विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर देखा हम लोगों ने, ये योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन का स्ट्रक्चर देखा। अब बता दें कि प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता था। प्लानिंग कमीशन का ये पहला काम होता था कि देश में उपलब्ध भौतिक, पूंजीगत और मानवीय संसाधनों के बारे में पूरा का पूरा आकलन करना कि देश में वर्तमान में संसाधनों की क्या स्थिति है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी आर्थिक सामाजिक लक्ष्य को हम निर्धारित करेंगे तो जब तक हमारे पास जो भौतिक, पूंजीगत या मानवीय संसाधन का आंकड़ा नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी प्रकार का नियोजन या विकास का लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया जा सकता था। तो योजना आयोग का पहला काम ये होता है कि देश में जो भौतिक, पूंजीगत और मानवीय संसाधन है उसका समग्र आकलन करना। दूसरा इसका काम ये होता है कि अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्र के बारे में विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को निर्धारित करना। तीसरा काम होता है कि विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त कैसे किया जाए, इसके लिए संसाधनों का आवंटन करना। इसके अलावा जब लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तो समय समय पे उसको रिव्यू करना, समीक्षा करना कि ताकि लक्ष्यों के प्राप्त करने के मार्ग में कोई समस्या है तो फिर समय समय पे इन योजनाओं को संशोधित करना। इसलिए समय समय पे योजना आयोग द्वारा इन योजनाओं की समीक्षा भी की जाती है कि ताकि आवश्यकता पड़े तो रणनीति में और लक्ष्यों में कुछ बदलाव किया जा सके। इसके अलावा आवश्यकता पड़े तो संघ और राज्य सरकार को विकास के बारे में तरह तरह के राय देना, ये भी योजना आयोग का काम है।